तो चलिए आज हम लोग VSEPR थ्योरी सीखेंगे, जो कि एक बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। इसके लिए हम सबसे पहले कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को कंसीडर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है ये है BeCl2 बेरियम क्लोराइड। दूसरा जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है ये है BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और तीसरा मॉलिक्यूल है CH4 मीथेन, और फिर ये है अमोनिया NH3, और लास्ट मॉलिक्यूल जो आपको दिख रहा है ये पानी का मॉलिक्यूल है और ये है ऑब्वियसली H2O। अब आप पहले वाले मॉलिक्यूल को देखें, यहाँ पर ये जो सेंट्रल एटम है ये सेंट्रल एटम बेरिलियम का है। ये दो क्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर ये बड़ा ही ऑब्वियस है कि दो क्लोरीन एटम्स जो है ये एक दूसरे के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस में सिचुएटेड है, और यहाँ पर ऑब्वियसली जो बॉन्ड एंगल बन रहा है यानी कि इनके सेंटर्स को अगर आप जोड़ दें तो जो एंगल बनेगा वो एंगल जो है वो एंगल क्लियरली दिख रहा है कि ये एंगल जो है ये एंगल 180 डिग्री का है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप उसी तरह का लॉजिक लगा सकते हैं BF3 के केस में, जहाँ पर कि बोरॉन सेंट्रल एटम है और दो फ्लोरीन एटम के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर भी ये जो पेरिफेरल एटम्स हैं, ये सेंट्रल एटम है बोरॉन का, पेरिफेरल एटम्स जो है फ्लोरीन का है। ये पेरिफेरल एटम्स एक दूसरे के साथ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस में सिचुएटेड है। यहाँ पर भी अगर आप बॉन्ड एंगल देखते हैं तो ये भी बड़ा ही ऑब्वियस है। कहीं पर भी आप एंगल देखें, चाहे एंगल आप ये वाला कंसीडर करें या ये वाला कंसीडर करें या ये वाला कंसीडर करें, वो एंगल जो है वो एंगल आपको इस केस में 120 डिग्री का मिलेगा। ये भी बड़ा ऑब्वियस केस है। अब CH4 के केस में भी आप कुछ ऐसा ही पाएंगे। जो सेंट्रल एटम कार्बन का है वो 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया है, तो पेरिफेरल एटम्स जो हाइड्रोजन का है वो एक दूसरे के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस में सिचुएटेड है। चूँकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर आपको चीज़ों को 3 डायमेंशनली सोचना होगा, और अगर इस केस में हम बॉन्ड एंगल्स को देखते हैं तो इस केस में हमें बॉन्ड एंगल मिलता जो है ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल, ये जो बॉन्ड एंगल मिलता है इस केस में ये होता है 109.5 डिग्री का। तो ये भी बड़ा ही ऑब्वियस केस है। लेकिन प्रॉब्लम आता है इसके बाद। जैसे कि आप अगर NH3 का केस कंसीडर करें तो ऐसा लगता है मानो नाइट्रोजन तो सेंट्रल एटम है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम अगर जुड़ा हुआ होगा तो फिर ये प्लेनर मॉलिक्यूल बनना चाहिए, मतलब चारों मॉलिक्यूल्स एक प्लेन में रहना चाहिए और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनना चाहिए, BF3 जैसा बनना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अपीयर करता है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर इस केस में देखें, NH3 के केस में देखें तो आप जो बॉन्ड एंगल पाएंगे वो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का नहीं होता है। यहाँ पर चाहे आप ये वाला एंगल ले ले या फिर इन दोनों के बीच का एंगल ले ले या फिर इस वाले बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड के बीच का एंगल ले ले, इस केस में जो एंगल हमें मिलता है वो एंगल बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का होता है। ऐसा क्यों होता है? इसी का एक्सप्लेनेशन देगा VSEPR थ्योरी। अब यहाँ पर H2O के केस में आ जाते हैं। यहाँ पर भी अगर आप बॉन्ड एंगल देखें तो ये V शेप का बनता है, जबकि हमें ऐसा लग सकता है कि 2 हाइड्रोजन एटम अगर एक ऑक्सीजन एटम के साथ मिलके बॉन्ड बनाए तो BCl2 जैसा सिंपल स्ट्रक्चर बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा बनता नहीं है। इस केस में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री का नहीं होता है, बल्कि ये बॉन्ड एंगल जो होता है ये बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री का होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसी का एक्सप्लेनेशन में आता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आप सबसे पहले तो इस नाम को गौर से देखें, बड़े ध्यान से देखें, वीडियो को पॉज कीजिए और नाम को बार बार पढ़िए, अपना इमेजिनेशन जो है उसको पंख दीजिए। देखिए नाम एक बार, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन।
ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके सोचिए और थोड़ी देर में हम लोग वापस आते हैं। आ गए वापस आप? चलिए, अब इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत होती है दो केमिस्ट सिडविक और पावेल से। शुरुआती दौर का जो थ्योरी था वो इन्होंने 1940 में दिया था और उसके बाद उसी थ्योरी को मॉडिफाई करते हैं दो केमिस्ट नाइहोम एंड गिलेस्पी 1957 में, और मॉडिफाई करके उसे मॉडर्नाइज करते हैं और अंततः उसका नाम पड़ता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब देखते हैं ये थ्योरी कहता क्या है। आपको इसके लिए सबसे पहले तो ये गौर करना होगा कि मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, सेंट्रल एटम होता है या फिर पेरिफेरल एटम मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रक्चर के लिए। स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के किस जगह पे बॉन्ड बन रहा है यही डिसाइड करता है कि जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का शेप किस तरह का होगा। अब जैसे कि हम सबको पता है कि जो बॉन्ड बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस शेल में रहता है। जो अंदर वाले शेल्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। तो इसके लिए सेंट्रल एटम का जो वैलेंस शेल है उसे हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये किसी भी तरह का सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल है। फर्स्ट केस में बेरिलियम है सेंट्रल एटम, सेकंड केस में बोरॉन है सेंट्रल एटम, थर्ड केस में कार्बन है सेंट्रल एटम, फोर्थ केस में नाइट्रोजन और फिफ्थ केस में ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम। तो ये किसी भी सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट करेगा। अब सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है उसे मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेट्स से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स हमें इस हेमिस्फीयर में, यानी कि हमें जो दिख रहा है हेमिस्फीयर, हमारे तरफ का हेमिस्फीयर उसी में होगा। इसका तो कोई मतलब नहीं है, हो सकता है पीछे की तरफ रहे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहा हो, तो उसे मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। पीछे है इसीलिए आपको थोड़ा सा हेजी दिख रहा है ये। अब ये तो एक तरह का इलेक्ट्रॉन हो गया जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है या बॉन्ड बना रहा है। ऐसे भी तो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इस जगह पे एक इलेक्ट्रॉन है जो कि लोन पेयर बना रहा हो। लोन पेयर बनाएगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर इस तरह से मैं लोन पेयर को रिप्रेजेंट करूँगा और रेड कलर से मैं रिप्रेजेंट करूंगा बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो पहला केस जो है, पहले केस में आते हैं। पहला केस है BeCl2 का। सेंट्रल एटम होगा बेरिलियम का। तो ये सेंट्रल एटम बेरिलियम का वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब उन दो इलेक्ट्रॉन्स को मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बेरिलियम के वैलेंस शेल में जो कि क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हुए क्लोरीन का एटम जो ये शेयर करेगा, इसे मैं कुछ हॉलो इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये एक बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया और ये एक बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। कोई लोन पेयर होगा यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। बेरिलियम में तो सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। अब यहाँ पर देखें, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होता है तो इस थ्योरी के हिसाब से वो जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेगा तो ये सिचुएटेड होगा एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस में। तो फिर यहाँ पर इनके बीच का जो एंगल होगा ये एंगल 180 डिग्री का ही होगा। अब आते हैं BF3 के केस में। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और तीनों बॉन्ड बनाता है। यहाँ बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर मैं फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा उसे अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इस तरह से हॉलो सर्कल से, तो फिर 3 बॉन्डेड पेयर्स हमें मिलेंगे। तीनों बॉन्डेड पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करेगा।
मैक्सिमम डिस्टेंस में सिचुएटेड होगा और सिचुएशन कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा, एक ही पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम डिस्टेंस में अगर ये सिचुएटेड हो कि बॉन्ड एंगल जो है ये 120 डिग्री का बनेगा, चाहे आप कहीं पर भी बॉन्ड एंगल को कंसीडर कर ले। अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन आता है CH4 का। CH4 में कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और चौथा इलेक्ट्रॉन जो है इसे मैं पीछे की तरफ रिप्रेजेंट करूँगा, तो ये जो है ये पीछे की तरफ है। अब ये कार्बन एटम जो है 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो ये शेयर कर रहा है उसे मैं इस तरह से हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक पीछे की तरफ यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 बॉन्डेड पेयर्स होंगे, चारों बॉन्डेड पेयर्स एक दूसरे को रिपल करेगा, रिपल करके मैक्सिमम डिस्टेंस में सिचुएटेड होगा और एक ही केस पॉसिबल है, 109.5 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। इंटरेस्टिंग केस तब आता है जब हम NH3 का केस को कंसीडर करते हैं। NH3 में अगर देखें, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 बॉन्ड बनाता है और 2 लोन पेयर के तौर पे रह जाता है वैलेंस शेल में। तो उस लोन पेयर को मैं यहाँ पर ब्लू कलर से इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, एक लोन पेयर होगा नाइट्रोजन में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और 3 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पर भी ये भी तो इलेक्ट्रॉन ही है, ये भी रिपेल करेगा बॉन्डेड पेयर्स को, और बॉन्डेड पेयर्स में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो यहाँ पर चारों पेयर्स जो है एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप कंसीडर करें लोन पेयर को, तो लोन पेयर जो है, लोन पेयर सिचुएटेड होता है इसी शेल में। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसी शेल में सिचुएटेड है, लेकिन बॉन्डेड पेयर जो है ये शेयर्ड होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ही एटम में शेयर्ड होगा। इसी तरह से ये भी दोनों ही एटम्स में शेयर्ड होगा, ये भी दोनों ही एटम्स में शेयर्ड होगा, लेकिन ये इसी शेल में सिचुएटेड होगा। चूँकि लोन पेयर इसी शेल में सिचुएटेड रहता है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, और चूँकि बॉन्डेड पेयर्स जो है शेयर्ड हो जाता है, ये इस एटम में भी रहता है, सेंट्रल एटम में, और पेरिफेरल एटम्स में भी रहता है, दोनों का पार्ट होता है ये, तो इसका इफेक्ट जो है कम होता है। अब इसका इफेक्ट कम होने के कारण ये जो रेपेल करता है एक दूसरे को, इसका रेपल्शन का पावर भी कम हो जाता है। तो यहाँ लॉजिकली अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि लोन पेयर और लोन पेयर, अब लोन पेयर एक ही होगा इसका तो कोई मतलब नहीं है, लोन पेयर हो सकता है और एक हो, जैसे कि पानी के केस में हम पाएंगे, जो भी हो लोन पेयर और भी हो सकता है। तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रेपल्शन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वहीं पर उसी शेल में सिचुएटेड होता है, तो ये रेपल्शन सबसे ज़्यादा होता है। और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच जो रेपल्शन होगा वो उससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर जो है शेयर्ड हो जाता है, इसका असर दोनों एटम्स में रहता है। और ऑब्वियसली अगर हम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की बात करें तो इनके बीच का रेपल्शन सबसे कम हो जाता है। अब अगर मान लीजिए CH4 होता और ये लोन पेयर ना होके बॉन्ड पेयर बनता, तो फिर ऑब्वियसली सारे बॉन्ड्स के बीच जो एंगल बनता वो 109.5 डिग्री का बनता। लेकिन अब यहाँ पर आ गया लोन पेयर। अब लोन पेयर में रेपेल करने की काबिलियत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर लोन पेयर इन बॉन्डेड पेयर्स को पुश करेगा, अपने से दूर धकेलेगा। जब ये अपने से दूर धकेलेगा तो ये बॉन्डेड पेयर्स जो है एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो 109.5 डिग्री का एंगल बनता। पुश करने के कारण अब यहाँ पर जो एंगल बनने वाला है बॉन्डेड पेयर्स के बीच, ये एंगल 109.5 डिग्री से कम होके 107 डिग्री हो जाता है। एक बार मैं NH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। नाइट्रोजन
हाइड्रोजन 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 और एक लोन पेयर नाइट्रोजन में। अब उसी तरह से अगर आप पानी के मॉलिक्यूल के केस को कंसीडर करें तो पानी के मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन का है, जो कि 2 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होता है। और चूंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 तो बॉन्ड बनाने में लग गया और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है 2 लोन पेयर बनाता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पर एक लोन पेयर, सिचुएशन ऐसा ही होगा, सिर्फ एक लोन पेयर बढ़ जाएगा और 2 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रह जाएगा। अब लोन पेयर इस केस में 2 हो गया। अब ये और ज़्यादा बॉन्डेड पेयर्स को पुश करेगा एक दूसरे से दूर, और बॉन्डेड पेयर पुश्ड होके ऑब्वियसली एक दूसरे के करीब पहुँचेगा और थोड़ा सा करीब पहुँचेगा और थोड़ा और करीब पहुंच के इस बार एंगल 107 डिग्री से घट के 104.5 डिग्री का रह जाता है। तो इस तरह से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझने में हमें काफ़ी मदद करता है। तो यहाँ पर तो हमने कुछ ही केसेस को कंसीडर किया है। अगले वीडियो में हम लोग और भी अलग अलग तरीके का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे बात करेंगे बेस्ड ऑन VSEPR थ्योरी। और ये जो पूरा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर क्लास 11th, इस पूरे चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्द मिलते हैं।